मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की खबरें, छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों की खबरें लगातार देखिए। ग्वालियर के सबसे मशहूर अर्जी वाले गणेश जी की प्रतिमा लगभग 350 साल पुरानी है और यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा कुंवारे युवक और युवतियां अर्जी लगाने के लिए आती हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के अर्जी वाले गणेश जी की, जहां देश भर से श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं और बप्पा उनकी झोली भर देते हैं। ग्वालियर शहर के बीचों बीच स्थित है शिंदे की छावनी इलाके का ये 350 साल पुराना मंदिर, जहां विराजे हैं अर्जी वाले गणेश जी। नाम से ही जाहिर है यहाँ आने वाले हर भक्त अपनी एक अर्जी लेकर आते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई शादी के लिए, कोई व्यापार में सफलता के लिए, और यकीन इतना कि एक बार जो यहाँ आ गया उसका काम जरूर बनता है। इस मंदिर में खास तौर पर कुंवारों की भीड़ सबसे ज्यादा रहती है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि हर दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कुंवारे युवक और युवतियों की भीड़ रहती है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। इंदौर की श्रद्धा तिवारी, जिसको लापता हुए आज 5वां दिन हो चुका है, उसका सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिला है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस के पास आए हैं, लेकिन पुलिस की पूरी एक टीम गठित कर दी गई है इस पूरे केस में, क्योंकि अचानक एक 21 साल की लड़की जो गुजराती गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है वो अचानक गायब हो जाती है। फिलहाल पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वहीं श्रद्धा तिवारी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता अनिल ने श्रद्धा तिवारी के लिए 51,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। वहीं एक नाम निकल कर आ रहा था सार्थक नामक, जिसकी श्रद्धा से कुछ चैट्स पुलिस को मिली थी फ़ोन में, लेकिन अब उस लड़के को भी पुलिस ने राउंड अप के लिए लिया है। उससे भी सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि श्रद्धा तिवारी कब मिलती हैं, कैसी हैं, किस हाल में हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सुकमा जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार प्रशासन भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में मौजूद है और लगातार जो घर के लोग हैं वो अब घर खाली कर रहे हैं, क्योंकि घरों में अब बाढ़ का पानी घुसने लगा है। दक्षिण बस्तर इन दिनों भीषण बारिश की मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सुकमा जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों तक जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। हालात यह है कि सुकमा का जगदलपुर और ओडिशा से सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में दौरा कर रही हैं। वहीं सुकमा जिला मुख्यालय के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोग घर खाली कर बाढ़ राहत केंद्र में शरण लेने जा रहे हैं। लगातार सुकमा में बरसात अभी भी गिर रहा है, जिसके चलते जो बाढ़ की संभावनाएं हैं और अधिक होते जा रही है और आम जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा। के गरियाबंद जिले में रहने वाले भुंजिया जनजाति की एक ऐसी परंपरा है जो इस आधुनिकता के दौर में भी आज अपना एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। घने जंगलों के बीच बसे गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति की संख्या करीब 30,000 है। ये प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। इनका रहन सहन, आस्था और संस्कृति प्रकृति से इतनी गहराई से जुड़ी है कि आज भी आधुनिक आवासों के बीच लाल बंगला नाम की एक परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। लाल बंगला एक कच्ची झोपड़ी होती है जिसे भुंजिया परिवार बेहद पवित्र मानते हैं। ये झोपड़ी केवल खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि एक दिव्य स्थल है जहां दिन की शुरुआत स्नान और पूजा से होती है। इस झोपड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए मासिक धर्म के दौरान महिलाएं यहां प्रवेश नहीं करती। माना जाता है कि वनवास काल में प्रभु श्री राम ने भी ऐसी पवित्र आश्रय में रहकर तप किया था। जहाँ एक और विकास की दौड़ में परंपराएं पीछे छूटती जाती है, वहीं भुंजिया जनजाति की आस्था हमें सिखाती है कि संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना भी एक विकास है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद। के बस्तर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। कोलांग का नेतानार से जोड़ने वाला पुल तेज बारिश और बाढ़ के चलते ढह गया है। ये पुल कुछ साल ही पहले बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था और अब इसकी तबाही की तस्वीर प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। तस्वीरें बस्तर के अंतिम छोर पर बसे कोलेंग गांव की है। यहाँ तेज बारिश और बाढ़ के चलते नेतानार से जोड़ने वाला करीब 100 मीटर लंबा पुल
ढह गया है। वही इलाका है जिसे कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर माना जाता था और लंबे संघर्ष के बाद यहाँ विकास की बुनियाद रखी गई थी। यहाँ पुल कुछ साल पहले ही बनाया गया था ताकि कोलेंग जैसे दुर्गम गांव को बाकी बस्तर से जोड़ा जा सके, लेकिन अब पुल के टूटने से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। ग्रामीणों के लिए बाजार, अस्पताल और जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। पुल गया तो सब गया, बच्चों को स्कूल भी जाना बंद हो गया है। अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया है। नाव या जान जोखिम में उठाकर लोग नदी पार करना पड़ रहा है। कोलेंग जैसे सेंसिटिव इलाके में इस तरह विकास की डोर टूटना वाकई चिंता की बात है। प्रशासन को न सिर्फ तुरंत समाधान ढूंढना होगा बल्कि जवाबदेही भी तय करना होगा कि आखिर करोड़ों की लागत से बना यहाँ पुल कुछ साल में ही क्यों ढह गया है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है। वहीं राजधानी पुलिस ने से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले में डीजे संचालकों को साफ कर दिया गया है कि इस बार किसी को भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं लेकिन इस बार रायपुर के आयोजकों को बिना डीजे के ही झांकी निकालनी होगी। रायपुर पुलिस ने डीजे पर पूरी तरह से बैन लगाने का निर्णय लिया है और एनओसी जारी नहीं करने का आदेश भी दे दिया गया है। रायपुर एएसपी लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक हुई थी। इसमें साफ निर्देश भी। सरगुजा संभाग में यूरिया खाद नहीं मिलने की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खाद माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सरगुजा संभाग में खाद व्यापारी सीधे तौर पर यूरिया कंपनियों से ट्रक के माध्यम से खाद मंगा रहे हैं, लेकिन उसे ग्रामीण इलाकों में खाद माफिया को बेच दिया जा रहा है और इसके बाद माफिया किसानों को 700 से 1000 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रहे हैं। वहीं इन दिनों किसानों को धान में छिड़काव करने के लिए यूरिया खाद की बेहद जरूरत है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ कृषि विभाग के अधिकारी छापामार कार्रवाई कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि किसान सरगुजा में यूरिया को लेकर बेहद परेशान है। दूसरी तरफ यूरिया खाद की कालाबाजारी और किसानों की परेशानी को देखते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अफसरों से अगर साठगांठ है तो बड़े जिम्मेदार इसको एक ध्यान देकर कार्रवाई कराने के लिए प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। कुपोषण जहां एक गंभीर बीमारी है जिसे दूर करने के प्रयास कई दशकों से किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कुपोषण एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। यहाँ पर 2200 से अधिक ऐसे गंभीर कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें पोषण आहार के साथ इलाज की जरूरत है, लेकिन इन बच्चों को पोषण आहार तो मिल रहा है लेकिन इलाज नहीं, क्योंकि पुनर्वास पोषण आहार केंद्र बंद कर दिया गया है और ये पुनर्वास पोषण केंद्र सूरजपुर जिले के बिहारपुर में शुरू किया गया था, क्योंकि इस इलाके में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन अब इन केंद्रों को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन केंद्र में बच्चों को लाकर पोषित करने वाली माताओं को जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी वो भी अब नहीं दी जा रही है। कुपोषण कैसे दूर होगा, बच्चे कब स्वस्थ होंगे और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को कब तक सही से निभाते हुए नजर आएंगे, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कब पूरी होगी और वो एसी दफ्तर छोड़ पहुंचविहीन क्षेत्रों में जाकर अपनी उचित जिम्मेदारी कब निभाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गरियाबंद के फिंगेश्वर सिंचाई अनुविभाग में बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जिन पैसों से नहरों की मरम्मत होनी थी, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना था, उन पैसों को अधिकारी अपनी जेब में डाल गए। कागजों पर विकास दिखाकर, कागजों पर काम दिखाकर अधिकारी सारा पैसा गटक गए। आरटीआई से मिली जानकारी ने विभाग के भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ दी हैं। किसान यादराम साहू ने आरटीआई के जरिए जो दस्तावेज निकाले, उनके मुताबिक फिंगेश्वर वितरण शाखा की 9 माइनर नहरों में 56 स्थानों पर मरम्मत दिखाकर कोरबा की 2 ठेका कंपनियों को भुगतान कर दिया गया और वो भी करीब 4,46,000 रुपए। वहीं मजदूरों के नाम पर 2 लाख से अधिक का भुगतान हुआ, लेकिन मास्टर रोल ही गायब कर दिया गया। हमने 2 बार कार्यालय का घेराव किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरटीआई से दस्तावेज निकाले तो पता चला कि जिन नहरों की मरम्मत कागजों में हुई है वो आज भी टूटी पड़ी है। दावा है कि सिर्फ इन नहरों में ही नहीं बल्कि फिंगेश्वर अनुविभाग में 27 से ज्यादा सिंचाई योजनाओं में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जी मरम्मत भुगतान कर दिया गया है। ये घोटाला महज फिंगेश्वर का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल रहा है। आरटीआई के जरिए घोटाले का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।